नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको तुलसीदास जी की ग्रंथ कवितावली जो कि अयोध्या कांड से लिया गया है, यह कविता राम लक्ष्मण और सीता के वन पथ पर जाने का वर्णन करता है। ठीक, तो ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये परीक्षा में जो है आपके संदर्भ से व्याख्या जो है ज़्यादातर इसी में से आता है। ठीक, तो इसी उद्देश्य से हम जो है इसको जो है आप लोगों को अर्थ बताने जा रहे हैं। ठीक, तो पहले हम कविता का वाचन कर लेते हैं। कविता का वाचन जो है सुर ताल और लय के साथ होना चाहिए, इसलिए मैं इसको आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये डग में मग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधव वै फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक पण कुटी करी हाँ कृत हैं और तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया यति चारु चली जल चुए। अब इसमें कुछ जो मीनिंग आया है उन मीनिंग को हम बता रहे हैं। तो पूर्व का मतलब होता है जनकपुर। ठीक, निकसी मतलब निकली थी जब रघुवीर की बधू। ठीक, अब इधर क्या है कि पुट सूखी गए मधुराधव, पुट सूखी गए मधुराधव, मधुर अधर, अधर माने तो पुट माने ये होता है होठ। ठीक, अब इधर जो है फिर बूझत, बूझत माने पूछती हैं चलनो अब केतिक पर्णकुटी, पर्णकुटी माने पत्तों की कुटिया। ठीक, तो अब हम आपको अर्थ बताने जा रहे हैं कि पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। ठीक, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ठीक कि राम की प्रिया सीता जी जैसे ही अयोध्या से, क्योंकि अयोध्या से वो लोग जो है वन पथ पर निकले थे, तो जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था तो राम लक्ष्मण और सीता जी वन पथ की ओर जा रहे थे। ठीक, तो उसी समय का ये वर्णन है। ठीक, तो जब जनकपुर से निकलती हैं रघुवीर की वधू धरि धीर दये मग में डग द्वय, मतलब ये कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की प्रिया सीता जी जैसे ही अयोध्या से बाहर निकलकर बड़े धैर्य से, धरि धीर मतलब बड़े धैर्य के साथ 2 कदम जब चलती हैं तो झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधिराधव वे, तो उनके जब 2 कदम चलती हैं या कुछ दूर तक जब चलती हैं तो उनके होठ सूख जाते हैं, मतलब उन्हें थकावट महसूस होने लगती है। जब कुछ दूर चलती हैं तो थक जाती हैं, तो फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हाँ कित हैं, तो राम जी से पूछती हैं कि अभी हमें कितना और चलना है और आपके पत्तों की झोपड़ी कहाँ पर है, यानी कितनी दूर है। तो तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया यति चारु चली जल चैन। जब ऐसे सीता जी पूछती हैं यानी थक जाती हैं, तो उनके होठ सूख जाते हैं, तो उस समय जो है अपने प्रियतम से अर्थात राम से कहती हैं कि अभी आपके पत्तों की कुटिया कितनी दूर है, अभी हमें कितना चलना पड़ेगा। तो तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया यति चालू चली जल चैन, यानी पत्नी सीता की इस अधीरता को देखकर राम जी की आंखें जो है आंसुओं से भर आती है, यानी उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। पहले कविता का वाचन करते हैं हम। जल को गए लखन है लरी का परिखों पिय छाह घरी कह ठाढ़े अपोछी पसेऊ बयारी कर वरु पाय पखारहि भूभूरी ढारे अतुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिक बैठी विलंबल कंटक काढ़े और जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। अब यहाँ पर देखिए कि इस कविता में राम लक्ष्मण और सीता के वन पथ पर जाते समय
सीता जी को यानी रास्ते में जाते समय सीता जी को प्यास लग जाती है। चूँकि अगले पंक्ति में कहा गया है कि उनके होठ सूख जाते हैं, अर्थात उन्हें प्यास जब लग जाती है तो लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं कहीं से पानी लाने के लिए। ठीक, जब वो लोग जब लक्ष्मण जी चले जाते हैं तो सीता जी इधर कहती हैं कि जल को गए लखन है लरिका, अब परीखों पिए छाह घरी कह ढाढ़े। मतलब कि सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं, अतः कहीं छाह में हम लोग खड़े होकर कुछ घड़ी भर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं हम लोग। ठीक, पोछी पसेऊ बयारी करो और उपाय पखारहि भूभूरी ढारे। मतलब तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर हवा दे देती हूँ और बालू से तपे हुए यानी रेंगते हुए बालू से तपे हुए आपके पैरों को धो देती हूँ। फिर कहते हैं तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जाने के बैठी विलम्बल कंटक काढ़े, कंटक में कांटा। ठीक, इधर तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम ने देखा कि इधर सीता जी थक चुकी हैं तो उन्होंने देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकाले। फिर जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनि बारी विलोचन बढ़े। इधर जानकी सीता ने अपने स्वामी के इतने प्रेम व्यवहार को देखा तो उनके आँखों से आंसू बहने लगे। ठीक, विलोचन बाढ़े, विलोचन मतलब उनके नेत्रों से मतलब आंसू की बरसात होने लगी यानी आंसू बहने लगे। ठीक, आगे चलते हैं। रानी में जानी अजानी महापवि पाहन हूँ तो कठोर हियो हैं, और राज हूँ काजय काज न जानो कहो तिय को जिन कान कियो हैं। और ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रेतम लोग जियो हैं। आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमें के बनवास दियो हैं। अब देखिए इसमें इस पंक्ति में जो गांव की स्त्रियां होती हैं, गांव की स्त्रियों के माध्यम से राजा दशरथ और रानी कैकेयी की निष्ठुरता का वर्णन किया गया है कि राजा दशरथ और रानी कैकेयी का कलेजा कैसा कितना कठोर था कि इन दोनों को या इन तीनों लोगों को इतने सुंदर नेत्रों वाले, सुंदर नयन वाले और सुंदर शरीर वाले को इन लोगों को जंगल में क्यों भेज दिया गया है। वही गांव की स्त्रियों के माध्यम से राजा दशरथ और कैकेयी की निष्ठुरता का वर्णन किया गया है। ठीक, कि रानी में जानी अजानी महापवि पाहन हूँ तो कठोर यो, पाहन में पत्थर। ठीक, यानी गांव की महिलाएं कहती हैं कि हमने जान लिया कि कैकेयी कितनी अज्ञानी है या कैकेयी भी कितनी जो है निष्ठुर है और उनका हृदय तो पत्थर से भी कठोर है। और इधर राजा दशरथ राज और काज को के अकाज को नहीं जाना, राजा दशरथ भी राज और काज के अकाज को नहीं जाना, उचित और अनुचित का उन्हें भी ज्ञान नहीं हुआ, केवल स्त्री के कहने पर उन्हें वन में भेज दिया गया। फिर ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। मतलब ये तो ऐसी मनोहर मूर्तियां हैं, इनके बिछुड़ने पर इनके परिवार के लोग कैसे जीवित रहे होंगे, कैसे छोड़ दिए इन लोगों को वन में जाने के लिए। फिर कहते हैं आखिन में सखी राखी बे जोग इन्हें किन्हीं के बनवास दियो हैं। यानी गांव की स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सखी, ये लोग तो हमेशा आँखों में बसने योग्य हैं, तो फिर इन्हें वनवास क्यों दिया गया है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। ठीक, आगे चलते हैं। शीश पगाउर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी है भवें, अतुन सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें। और सादर बारही बार सुभाय च्युते तुम चून हमरो मन मोहे। अब पूछत ग्राम बधू सिय सो कहाँ सांवरे से सखी रावरे को हैं। अब देखिए इसमें वन की ओर जाते समय रास्ते में
गांव की जो जब जाते हैं तो गांव की औरतें सीता जी से पूछती हैं कि ये आपके कौन लगते हैं, यानी आपके कौन हैं। क्योंकि राम लक्ष्मण और सीता जी थे। जब भी कोई नया व्यक्ति गांव से होकर गुजरता रहता है तो गांव की औरतें देखती हैं, वो समझने का प्रयास करती हैं आखिर ये लोग कौन हैं। तो सीता जी जब रहती हैं साथ में तो सीता जी से गांव की औरतें पूछना चाहती हैं कि आखिर ये आपके कौन लगते हैं, जिन लोगों के साथ आप जा रहे हैं ये लोग आपके कौन हैं। वही इस पंक्ति में कहा गया है कि शीश जटा उर बाहु विशाल। शीश मतलब सिर पर, जटा, और उर मतलब हाथों में, उनके हाथ जो है बाहु और हाथ और बाह जो है विशाल है, यानी ठीक। अब बिलोचन लाल तिरछी सी भवें, और लाल लाल बिलोचन में से आँख होता है, लाल लाल आँखें तिरछी सी भवें, ठीक। जिनके जो है कहते हैं, कहने का मतलब जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं विशाल हैं, जिनके लाल लाल आँखें हैं और जिनकी भवें तिरछी हैं। फिर आगे कहते हैं तू न सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहें, यानी जिन्होंने तरकस, धनुष और बाण को संभाले हुए हैं, जो वन के रास्ते में जाते समय अति सुशोभित हो रहे हैं। फिर सादर 12 सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे, मतलब जो बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन को आकर्षित कर रहे हैं या मोहित कर रहे हैं, ठीक। आगे कहते हैं कि पूछत ग्राम बधु सिय सो सखी सामरे सो सखी रामरे को हैं। तो पूछत ग्राम बधु सिय सो मतलब गांव की बधुएं, गांव की औरतें, सिय मतलब सीता से पूछती हैं कि कहो सामरे सो सखी रामरे को हैं, मतलब कि गांव की बधुएं सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी बताओ तो सही, वे सांवले से शरीर वाले तुम्हारे कौन लगते हैं, ठीक। हाँ, तो दोस्तों अगली पंक्ति में जो है, अभी इसके पिछले वाले पंक्ति में सीता जी से पूछा गया और औरतों के माध्यम से पूछा गया कि ये सांवले शरीर वाले आपके कौन हैं। तो इस पंक्ति में सीता जी क्या बताई हैं उसका वर्णन है। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली, और तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सो है सब अवलोकति लोचन लाहुअली, और अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज तली। यहाँ देखिए, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, बैन में से अपनी बाणी के बाद सुधारस अमृत जैसी बाणी, सयानी है जानकी जानी भली, सयानी मतलब सयानी है सीता जी, और तिरछे करी नयन, नयन में से आँख होता है, ठीक। सैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चलू, यानी समझाते हुए मुस्कुराते हुए चल देती हैं, ठीक। आगे हम इसका अर्थ बताते हैं। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली, यानी इसमें सीता जी ग्रामीण बधुओं को संकेतों के माध्यम से समझाती हैं कि वो हमारे कौन हैं, ठीक। जब सीता जी ग्रामीण बधुओं की सुंदर वाणी को सुनती हैं, ग्रामीण बधुओं सुंदर वाणी में कही थी कि जो है ये आपके कौन हैं, ये आप बताओ। तो जब सुंदर वाणी को सुनती हैं ग्रामीण महिलाओं की, तो अपने सयानेपन से उन्होंने अपनी आँखों के देखे तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें, यानी अपनी आँखों को तिरछे करते हुए, यानी संकेतों के माध्यम से, यानी नेत्रों के माध्यम से संकेत करते हुए, कहने का मतलब, ठीक। अपनी आँखों को तिरछे करते हुए अर्थात नेत्रों के माध्यम से संकेत करते हुए ग्रामीण बधुओं को समझाकर मुस्कुराते हुए, समझाई कछु मुस्काई चली, यानी समझाते हुए मुस्कुराते हुए और सकुचाते हुए आगे बढ़ जाती हैं। कहने का मतलब अपने सिर्फ नेत्रों के माध्यम से संकेत करते हुए, वो बताती नहीं है, मुंह से नहीं बोलती हैं, लेकिन अपने नेत्रों के माध्यम से संकेत करते हुए तिरछे नयनों से उन लोगों को समझा देती हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती हैं, ठीक। तो तुलसी ते ही अवसर सोह सभय अवलोकत लोचन लाहु अली,
इतने ही इशारों से ग्रामीण बधुएं समझ जाती हैं कि सांवले शरीर वाले उनके कौन हैं। ठीक, अब इधर तुलसी ते ही अवसर सोहै, तुलसीदास जी कहते हैं कि यह इस अवसर को देखकर सोहै सबे, मतलब सबको बहुत अच्छा लगा कि सीता जी बिना बोले अपने नेत्रों के माध्यम से ही जो है, तिरछे नेत्रों के माध्यम से ही समझा देती हैं। अवलोकत लोचन लाहुअली। ठीक, गांव की वासियों को यह देखकर, अवलोकत माने यह गांववासियों को देखकर, यह अवसर को देखकर गांववासियों को बहुत ही अच्छा लगा। उसी प्रकार से अच्छा लगा जिस तरह से अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली, उसी प्रकार अच्छा लगता है। नहीं, गाँव में राम लक्ष्मण और सीता जी का जाना, उन लोगों सीता जी का संकेतों के माध्यम से समझाना कि वो लोग हमारे कौन हैं, और उसी तरह से सुशोभित हुआ जिस तरह से अनुराग तड़ाग में भानुदय, जिस प्रकार से सरोवर में कमल का खिलना जो है अच्छा लगता है। यानी एक तालाब में कमल अगर खिला रहता है तो बहुत सुंदर रहता है, उसी तरह से वो गाँव में जब सीता जी, राम और लक्ष्मण गए थे तो वह गांव उस समय बहुत अच्छा लग रहा था। यानी गांव के लोग बहुत आनंदित थे। ठीक, तो अब ये जो है यहाँ पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलियो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।